हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आप इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर और सिविल मैकेनिकल सेकेंड सेमेस्टर में होंगे तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो इसमें पहले एक दो पेज कुछ बेसिक चीज़ें बताई गई है जो आप पहले से पढ़ कर आए होंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी में थोड़ा सा निकाल देंगे, उसके बाद फिर जहाँ से सिलेबस मेन स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग ये सब चीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है, कि मैटर क्या है तो मास प्लस ऑफ ऑक्युपाइंग स्पेस, एटम्स क्या है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है तो सबसे स्मॉल यूनिट ऑफ एटम, जिसमें हम लोग कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ा हुआ होगा। एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो -1.6 गुने 10⁻19 गुलाम होता है, ठीक है। उसी तरह से प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का 0 होता है। और रिलेटिव चार्ज इसका -1 होता है, इसका +1, इसका 0 होता है। मास जो होता है 9.1 गुने 10⁻31 kg होता है, 1.67 गुने 10⁻27 होता है, उसी तरह से इसका होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, तो ये सब की बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आइटम को हम लोग कैसे लिखते थे, यहाँ पे जो होता है मास नंबर होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलकर मास नंबर बनाता है, ठीक है। तो और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर है। तो ये सब चीज़ आपको, हमको नहीं लगता है कि आपको बताने की चीज़ होगा। ऐसो बार क्या है, सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। 14 14 दोनों में सेम नंबर है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 6 और 7, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन का। उसी तरह से आइसोटोप क्या होता है कि डिफरेंट मास नंबर लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम क्या होता है, सेम होता है लेकिन उसका देखें तो मास नंबर अलग अलग है, 1 है, 2 है और 3 है। तो इस तरह से फिर डाल्टन थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप लोग 12th में पढ़े होंगे, जिसमें बताया गया था कि एवरी एलिमेंट मेड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एन आइटम। तो ये फेल हुआ था। उसके बाद क्या आया था, थॉमसन मॉडल ऑफ आइटम आया था, जिसमें एक वाटरमेलन यानी तारबूज को लेकर बताया गया था कि जो रेड भाग है वो आपका क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है। एसिड जो है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये सब पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, हम ऐसा ही लिख दिए, ठीक है, बेसिक चीज़ लिख दिए ताकि आप उसको एक बार रिकॉल कर ले। रदरफोर्ड क्या था कि एक सोने के गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ से टकरा कर उसको देखा था कि उसमें एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो ये यही चीज़ है। चलिए आइए हम अपना सिलेबस पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसे लिख दिया गया है, आप ऐसे पढ़ के भी आए होंगे, लिख दें। यहाँ से अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। AKU के में जो दिया गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, देखे होंगे आप सिलेबस पढ़े होंगे, सिलेबस पढ़कर ही यहाँ पढ़ रहे होंगे आप, सिलेबस देख कर ही यहाँ देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सिलेबस में देखे होंगे कि लिखा हुआ होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स, फेलुअर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, देखें सिलेबस में। चलिए यहाँ से डिटेल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डिस्कस द फेलुअर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ ए पार्टिकल एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। यानी जो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल किया था उसके कारण को लिखे, ठीक है, डिस्कस करें। तो एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात आ रहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी, लेकिन आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ पढ़ना है। तो कब होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, जब फार लेस देन, इसका जो स्पीड है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो, और साइज जो कितना हो, 10⁻−9 हो, तो उसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। देखिएगा कैसे इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। फार लेस देन 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्पीड, और साइज हो 10⁻9, तो उसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन वही देखिए, यहाँ वाला ये है, यहाँ वाला ये है। तो अगर इसका स्पीड 3 × 10⁻8 कंपेटेबल है, ठीक है, कंपेरेटेबल है, और इसका जो साइज है वो 10⁻−9 के है, तो उसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बोलते हैं। उसके बाद वही चीज़ अगर साइज इतना है और नियर और लेस देन 10⁻−9 है, तो उसको क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है।
अगर उसी में देखें कि कंपेरेटेबल है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड का, और इसका साइज है 10⁻−9 नियर और लेस देन का, तो उसको हम लोग क्वांटम फील्ड थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पढ़ना सिर्फ क्या है, यहाँ पे पढ़ना है आपको क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या पढ़ना है यहाँ पे, सिर्फ आपको क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो आइए क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग चलते हैं। तो वाई द लेट 19th सेंचुरी physics were explaining natural phenomena by classical mechanics, motion of material object, the using Newton's law of classical mechanics, properties of radiant energy, the using Maxwell equation। अगर मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग किसके थ्रू पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अभी थोड़ा सा इंट्रो दिया जा रहा है इसके बारे में, स्टार्ट हो रहा है आगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएंट एनर्जी, तो उसको हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन से सोल्व करेंगे। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसलिए वहाँ पे लिख दिया गया। लाइट हैज ए वेव नेचर। अब देखिए स्टार्ट हो रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि लाइट हैज ए वेव नेचर, दिस वाज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। लाइट मूव ही इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट, जो लाइट होता है आप जानते होंगे लाइट कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में करता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों होता है। 10th में पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे कि लाइट जब किसी चीज़ से पास करता है, अगर ट्रांसपेरेंट से करता है तो क्या करता है, रिफ्रैक्ट कर जाता है। अगर वही नॉन ट्रांसपेरेंट से करता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा पढ़े होंगे। डिफ्रैक्शन भी करे होंगे, विसरण। ठीक है, लाइट जब देखिए कैसे होता है, एक मोमबत्ती होता है लेकिन पूरा रूम में इंजोला हो जाता है। जब डार्कनेस होता है रूम में तो फिर क्या हो जाता है, लाइट जलाते मोमबत्ती या लाइट जलाते पूरे रूम में फैल जाता है। तो किसके वजह से हुआ है, डिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है। तो डिफ्रैक्शन गैटरिंग क्या है, डिफ्रैक्ट लाइट इनटू सेवरल बीम्स। ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ लाइट, इसी से हम क्या कंक्लूजन कर रहे थे कि ये क्या है, वेव नेचर का है। लेकिन कोई बता रहा है कि वेव नेचर का है, कोई बताता है पार्टिकल नेचर का है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साइंटिस्ट बिगेन to look more closely at few phenomenon, and they were unable to explain them by available theory। तो इसको मतलब कि सही से कंक्लूड नहीं कर पाया कि इसको आप वेव थ्योरी बोलेंगे या क्या बोलते हैं उसको, पार्टिकल थ्योरी बोलेंगे। वेव नेचर का है कि पार्टिकल नेचर का है, तो हम लोग बारी बारी से यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला थ्योरी आ रहा है यहाँ पे, जो जिसके वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ। क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ था किसके किसके वजह से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वजह से और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, हाइड्रोजन इमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये तीनों के वजह से, और भी थे कारण, लेकिन सबसे मेजर टॉपिक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन इमिशन ऑफ लाइट, ईटीसी। ठीक है, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल किया था वो 3 वजह थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइड्रोजन इमिशन ऑफ लाइट। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स से फेल्ड हो गया था वो क्वांटम मैकेनिक्स में प्रूव हुआ। ठीक है, जो चीज़ क्लासिकल मैकेनिक्स में फेल था वो कहाँ जाके प्रूव हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स से प्रूव हुआ। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स पे अगर काम होता है तो उसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स पे होता है तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। मैक्रो और माइक्रो में अंतर है। ठीक है, माइक्रो और माइक्रो में अंतर है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का होगा तो माइक्रोस्कोपिक पे, और क्वांटम मैकेनिक्स होगा तो माइक्रोस्कोपिक पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज को आपको पढ़ना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, हाइड्रोजन इमिशन ऑफ लाइट पढ़ना है। तो हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पढ़ेंगे सबसे पहले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो हेयर लाइट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। यहाँ जब जहाँ भी लाइट लिखा रहेगा तो आप समझिएगा क्या लिखा हुआ है, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे लाइट का मतलब क्या समझेंगे, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आइए देखते हैं क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फेनोमेनन ऑफ द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of a metal when beam of a light of sufficient high energy falls on it is known as the photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब कोई मेटल पे कोई भी EMR, कोई भी लाइट हाई वेव से, ठीक है, लाइट यानी लाइट को यहाँ पे क्या बोल रहे थे बोलने के लिए, EMR। तो जब भी कोई बॉडी पे EMR रेडिएशन पड़ता है सफिशिएंट एनर्जी में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है।
उस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी के फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसी को फेनोमेनन को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा फिर से, क्या हो रहा, क्या बोले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। जब कोई मेटल पे ईएमआर रेडिएशन, ठीक है, ईएमआर रेडिएशन पड़े तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जो बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो आई होप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, द फेनोमेनन ऑफ द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन बीम ऑफ लाइट ऑफ सफिशिएंट हाई एनर्जी फॉल ऑन इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, किसी भी मेटल पे जब ईएमआर रेडिएशन पड़ता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये मेटल किसका है? सरफेस है, मेटल का सरफेस है। ठीक है, इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर ये सब इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से ईएमआर रेडिएशन पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ कहते हैं, जैसे कि हाँ, मान लीजिए कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, यहाँ से समझिएगा कि आपको दिया गया कुछ सब्जी लाने के लिए, या क्या बोले, ऐसा चीज जिससे आप मिनिमम एनर्जी पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी पे स्टार्ट हो जाता है। आपको हम मतलब कि बाजार भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, सब्जी लाने के लिए, तो आपको बोल रहे 10 रुपया देंगे ले आओ सब्जी, बोले न। 15 रुपया देंगे, जाओगे? नहीं। बोलेंगे 20 रुपया देंगे, जाओगे? नहीं। ठीक है, अच्छा 25 रुपया देते जाओ, हाँ ठीक है जाते। तो आपको आपको बाहर भेजने के लिए हमको मिनिमम कितना अमाउंट देना पड़ा? मिनिमम कितना अमाउंट देना? 25 रुपया। ठीक है, तो 25 रुपया, ये आपका क्या था? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी था। आपका ये क्या एनर्जी रहा? थ्रेश होल्ड एनर्जी रहा, थ्रेश होल्ड अमाउंट रहा, जहां से आप जाना स्टार्ट कर दिए, जहां से आप बाहर जाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, लेकिन 25 रुपया, अच्छा आप 25 रुपया बोले, हम 30 रुपया आपको दे दे तो कोई दिक्कत है? फिर भी आप जाएंगे। 35 रुपया दे देंगे, फिर भी आप जाएंगे। 40 रुपया दे दे, फिर भी आप जाएंगे। लेकिन वही 24 रुपया देंगे, आप जाएंगे नहीं। आपको कम से कम कितना का जरूरत था? कम से कम 25 रुपया का जरूरत था। तो आपको मिनिमम देना है, तो मिनिमम अमाउंट को ही यहाँ पे बोल रहे हैं थ्रेश होल्ड। तो उसी तरह से मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जितना पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कम अमाउंट पे, वो कम अमाउंट, वो मिनिमम अमाउंट जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेश होल्ड। उसी को बोलते हैं क्या? थ्रेश होल्ड। अच्छा सर, तो ऐसा बात है, तो 25 रुपया जब दिए थे, मिनिमम हमको जरूरत था 25 रुपया, तो इसको बोल रहे थे थ्रेश होल्ड। इसको क्या बोल रहे थे? थ्रेश होल्ड। अच्छा, आप 35 रुपये दे दिए तो क्या हो गया? तो आपके पास कितना बच गया होगा? 10 रुपया। आपके पास कितना बचे हो गया? 10 रुपये बच गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। थ्रेश होल्ड एनर्जी क्या था? कि जितना मिनिमम अमाउंट एक्स्ट्रा जो भी दिया जा रहा है वो आपका क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए उसी चीज को यहाँ पे समझाया जाएगा। तो E इजकल टू एच म्यू नॉट, जहाँ पे E क्या है? एनर्जी है, H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और न्यू नॉट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये न्यू नॉट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड एनर्जी। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी। ई यहाँ पे एनर्जी हो रहा है, देखिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ई इजकल टू होता है एच न्यू, ई इजकल टू होता है एच न्यू। तो न्यू ई जो है न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, मतलब फ्रीक्वेंसी से क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। तो हम लोग दोनों में किसी को लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थ्रेश होल्ड एनर्जी,
फ्रीक्वेंसी ही से तो आया है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ई नोट को क्या बोल रहे हैं, थ्रेश होल्ड एनर्जी। उसी तरह से न्यू नोट को क्या लिखेंगे, न्यू न्यू है ऐसे करके भी जैसा लिखाता है, ठीक है। तो न्यू नोट को क्या लिखेंगे, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और उससे जो एनर्जी बनेगा उसको क्या बोलेंगे, थ्रेश होल्ड एनर्जी। उसी का दूसरा नाम वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, उसी का दूसरा नाम बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ये होता क्या है, तो अभी बता रहे थे, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द मेटल। ये ऐसा मिनिमम एनर्जी है जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम करता है, वो मिनिमम एनर्जी जहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाए तो उसको काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। मैंने पहले तो इतना पता है कि आप वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब थ्रेश होल्ड जितना मिनिमम चाहिए था उससे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ई इजकल टू एच न्यू होता है, सप्लाइड एनर्जी आप कितना दिए, ई दिए, ठीक है, सप्लाइड एनर्जी। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के बाद बच जाता है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, ठीक है। और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में लगा उसे वर्क फंक्शन एनर्जी कहते हैं। तो ये चीज तो पहले ही बता दिए, तो आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए सप्लाइड ई इजकल टू लिखा हुआ है फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी, फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपको दिए कितना, 20, ठीक नहीं, आपको दे रहे थे कितना, 35 ना, 35 दिए, ठीक है। आपको जरूरत था कितना, 10, तब बचा कितना, आप सॉरी 25 जरूरत था ना, जो एग्जाम्पल लिए थे उसी से समझा रहे हैं। मान लीजिए आपको कितना दिए थे, 25 जरूरत था, तो 25 बचा कितना, 35 इधर है, 25 तो 10 और बचा ना। तो ये जो 35 क्या है आपका, सप्लाइड है, जो आप सप्लाई किए दिए, ठीक है, सप्लाइड एनर्जी है। 25 क्या था, वर्क फंक्शन था, यानी थ्रेश होल्ड था, दोनों एक ही नाम है, तो वर्क फंक्शन था। ये जो 10 बचा वो क्या था, 10 बचा वो क्या, काइनेटिक एनर्जी है। तो ही लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, जितना दिए तो जो लगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में उसको वर्क फंक्शन या थ्रेश होल्ड एनर्जी बोले, ठीक है, और जो बच गया उसको काइनेटिक एनर्जी बोले। तो ई का वैल्यू क्या होता है, एच न्यू, ठीक है। फाइव भी क्या होता है, एच न्यू नोट। फाइव में नोट क्यों लगाए, क्योंकि मिनिमम एनर्जी है, बचा वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इजकल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एच न्यू नोट, मतलब घटा देंगे, एच न्यू में से एच न्यू नोट घटा देंगे, एच को कॉमन ले लिए तो न्यू माइनस न्यू नोट। तो इसको एच को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या था, तो सप्लाई एनर्जी, सप्लाई माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो क्या बताइएगा कि जितना सप्लाई किए थे उसमें घटा देंगे क्या, जो वर्क फंक्शन है मिनिमम वाला है, तो जो 10 बचा था वही क्या था आपका, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम ई क्यों लगाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे ई लगा दिए। तो मास ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ किस, वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो हाफ एम वी स्क्वायर इजकल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो एच कॉमन ले लिए, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे एच भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, न्यू माइनस न्यू नॉट का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, न्यू माइनस न्यू नॉट का, जहाँ न्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप लोग थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है जो फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपको तो हम एक का स्टेप लेके गए हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हम ऐसे बोलना चाहे एकदम साफ सुथरा वर्ड में जैसे लिखना है आपको एग्जाम में, तो सीधे लिखिएगा द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर टर्म एज फोटो इलेक्ट्रॉन, जो बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या दूसरा चीज बता रहे हैं कि 14 नंबर में आएगा, 7 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर में करके आता है आपके एग्जाम में। तो अगर आपके 14 नंबर या 7 नंबर में आ गया तो इतना टोटल लिख दीजिएगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक ये डिफिनीशन लिख दीजिएगा, ये फिगर बना दीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लेकिन 2 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो बस इतना लिख दीजिएगा, ठीक है।
बस इतना लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर टर्म एज द फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर इसके डिफिनीशन की बात करें तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू द एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वैसा मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना स्टार्ट कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, बाकी कल से हम लोग देखेंगे इसके आगे। ठीक है, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, हॉट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन इमिशन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, तो सभी को देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।